नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने प्यारे से चैनल स्टड आर्ट पर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का द वेरी फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। ये हमारे पास है इसका इंट्रो, और इस चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखने और पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहले है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम कुछ चीज़ें जानते हैं और काफ़ी कुछ हम इस चैप्टर में पता करेंगे। फिर उनके बाद पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस, फिर उनको बैलेंस करना भी हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा टॉपिक, ये सब है बैलेंसिंग के लिए। यहाँ पे कुछ हम सिंबल्स के बारे में भी सीखेंगे इक्वेशंस के अंदर। फिर हमारे पास आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आज तक हमने कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस अपने डेली लाइफ में और भी जगह देखी हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सब टाइप्स हैं। फिर हमारे पास टॉपिक आएगा लास्ट में कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो एक तरह से ये चैप्टर 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड है। केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देन एट लास्ट वी आर हैविंग कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो इस वीडियो में मैं सबसे फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी, जो है हमारे पास केमिकल इक्वेशंस। सो हम अपने डेली लाइफ में क्या क्या देखते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हुए, जैसे कि मिल्क है, गर्मियों में अगर हम उसे बाहर छोड़ते हैं तो वो फट जाता है, सो दैट्स ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। ग्रेप्स का पकना, किसी भी फ्रूट का पकना, आयरन की किसी भी चीज़ पे रस्ट आ जाना, और खाने का पकना, हमारे भी डाइजेशन में जो फूड है वो हम कैसे खाते हैं और फिर अंदर उसके साथ जो रिएक्शंस होती हैं, हमारा सांस लेना, ये सब के सब हमारे डेली लाइफ में हम क्या देख रहे हैं, दीज ऑल आर केमिकल रिएक्शंस। सो इन द above all situations, the nature and identity of the initial substance have somewhat changed. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो इनिशियल सब्सटेंस है उसका जो नेचर है, उसकी आइडेंटिटी है, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हम केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में कुछ कुछ अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि इनमें क्या क्या होता है। फिजिकल में नॉर्मली कोई नई चीज़ नहीं बनती है, जबकि केमिकल चेंजेस में कुछ नया प्रोडक्ट बन के हमारे पास आता है। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. तो जब कोई केमिकल चेंज होता है, हमें कुछ न्यू प्रोडक्ट, कुछ चेंजेस ऑकर्स होते हुए दिखते हैं, तो उनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे, आप छोटे छोटे बच्चे अभी थोड़े थोड़े बड़े हो गए हो, तो सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या है भैया। ठीक है, केमिकल चेंजेस पढ़ लिए थे, अब रिएक्शंस में क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन, मतलब कि जैसे हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब कि हम, अब जैसे आप समझ लो कि आपने यहाँ पे ये जो फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, इससे भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। जैसे यहाँ फोटो में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने विजुअलाइजेशन दे रखा है। ये क्या दिखा रहे हैं, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉश ग्लास। अब ये एक्टिविटीज़ नॉर्मली यूजुअली हम नॉर्मली तो करते नहीं हैं, बट हाँ लैब्स वगैरह में ये सब होती हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, ये एक मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। उसको सैंड पेपर से रब करके उसको क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि उस पर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं। फिर उसको होल्ड कर रहे हैं टंग्स। अब यहाँ पे मैं टंग्स आपको दिखाती हूँ क्या है। टंग्स हमारे पास ये हैं, ये चीज़, ये जो इन्होंने होल्ड करने के लिए यूज़ करी है, ये है टंग, ओके। और क्या दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने एक बर्नर लिया है। बर्नर क्या है यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बर्नर ये है, जैसे आपको दिख रहा है, ये हाँ उन्होंने लिए है, वॉच ग्लास लिया है, ये जो चीज़ है, ठीक है। इनके अंदर ये क्या करें, ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं बर्नर से। तो बर्न होकर ये हमें क्या गिरता हुआ सा दिख रहा है यहाँ पे, एक वाइट कलर का पाउडर, ओके। ये वाइट कलर का पाउडर क्या है एक्चुअली, मतलब ये चीज़ बर्न हो रही है, इससे हमें मिल रहा है ये, इट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ व्हाट,
मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन्होंने देखा कि हमने कोई चीज़ बर्न करी है तो उससे हमें नई चीज़ मिल रही है, तो इन्होंने क्या समझा कि ये इसमें कोई ज़रूर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। You must have observed that magnesium ribbons burn with a dazzling white flame and changes into a white powder. अब आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया और फिर उसमें से वाइट फ्लेम्स निकल रही हैं और वो किस में चेंज हो गया है, वाइट पाउडर के अंदर। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने इसको क्या बताया है कि ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बना कैसे है, इसका इन्होंने एक अच्छी सी हमें यहाँ पे लाइन दी हुई है कि ये कैसे बना है। ये इन्होंने कहा है इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो किस वजह से फॉर्म हुआ है, रिएक्शन होने की वजह से जो मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर के अंदर उनकी वजह से। नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्टिविटी 1.2। इन्होंने इसमें क्या कहा है कि हमने एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है। लेड नाइट्रेट यू कैन से इसमें एक अच्छा सा सॉल्यूशन होता है और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन उसमें ऐड किया है। तो ये सॉल्यूशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेड नाइट्रेट मैं आपको लिख के दिखाती हूँ एक बार क्या होता है। लेड होता है यूजुअली Pb, ओके, और नाइट्रेट होता है NO3। Pb इज़ द कैटायनिक पार्ट, मतलब ये है मेटल, और नाइट्रेट जो है एनायनिक पार्ट है। और ये पूरा एक स्पेशीज़ है, एक तरह से एक सॉल्ट कह सकते हैं हम इसे, ओके। इन्होंने एक में लेड नाइट्रेट लिया है और एक में इन्होंने क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम क्या होता है, K, आयोडाइड होता है हमारे पास I। पोटेशियम आयोडाइड लिया है और उसको उसमें मिक्स कर दिया। तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि उसमें क्या हुआ है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रिएक्शंस होंगी, उस रिएक्शंस के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे अभी कि क्या होगा। एक्टिविटी 1.3 में कह रहे हैं कि हमने कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क आपको सबको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट साइंस का इंस्ट्रूमेंट कॉनिकल फ्लास्क। ये ऐसी शेप होती है इसके ऊपर से, ये नीचे से ऐसे होता है। इसके अंदर इन्होंने क्या लिए हैं यहाँ पे, जिंक ग्रैन्यूल्स, मतलब जिंक के कुछ टुकड़े। जिंक आपने पढ़ा होगा मेटल होता है, उसके कुछ टुकड़े इन्होंने उसमें लिए हैं। और उसमें क्या किया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया इन्होंने उसमें। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये रहा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो पूरा ये आपको ये लिक्विड सा सॉल्यूशन दिख रहा है ना, ये पूरा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फिर उसमें इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पे, क्वेश्चन हैंडल द एसिड विथ केयर। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि जो बहुत एसिडिक चीज़ें हैं अगर हम उसको ऐसे टच कर देंगे या इवन स्मेल भी कर लेंगे बहुत, तो फिर वो रिएक्शंस कर जाते हैं हमारी स्किन के साथ भी। हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक में भी जाता है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इन सब के लिए यूजुअली लैब्स होती हैं, ये चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में नहीं करते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुल्स। तो ये हमसे क्या कह रहे हैं कि अब हमने इसमें कॉनिकल फ्लास्क लिया, इसमें जिंक ग्रैनुल्स डाल दिए, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला भी याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास फॉर्मूला होता है H2SO4। यहाँ पे नहीं दिख रहा मैं, H2SO4, ओके। ये होता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर ये कह रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक भी ले सकते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक होता है हमारे पास HCl, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एसिड लेके हम ये कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि आपको कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं उसके टेम्परेचर में। अब ये हम हमसे पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहे हैं फिगर में, इस रिएक्शन से क्या हो रहा है, H2 गैस रिलीज़ हो रही है। H2 गैस जो रिलीज़ हो रही है, जब गैसेस रिलीज़ होती हैं तो जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है ना बच्चों, वो थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अबव एक्टिविटीज़, हमने यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं। पहली ये लेड नाइट्रेट वाली, पहली ये मैग्नीशियम रिबन वाली,
फिर लेड नाइट्रेट की, फिर जिंक ग्रैन्यूल्स की। तो ये क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। मतलब स्टेट के चेंज होने से, या तो कोई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से गैस, तो ये स्टेट्स होती हैं मैटर के अलग अलग, उनके चेंजेस होने की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन का पता चलता है। या कलर के चेंज होने से, हम आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कलर भी सॉल्यूशन के चेंज हो जाते हैं। कोई गैस इवॉल्व हुई, जैसे यहाँ पे हुई, H2 गैस रिलीज़ हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई, चेंज हो जाना टेम्परेचर का, कि मतलब वो अगर वो टेम्परेचर से हीट रिलीज़ हो रही है तो वो हीट हमें महसूस होगी, गर्म हो जाएगा वो वेसल, वो इंस्ट्रूमेंट। या फिर अगर कोई टेम्परेचर हीट ऑब्जर्व कर रही है तो वो अपने आसपास ठंडक कर देगी। तो उन सब रिएक्शंस से भी हमें पता चलता है कि हाँ, इसमें कुछ केमिकली चेंजेस आ रहे हैं। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो हम उनके सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन को पढ़ने वाले हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास हो रही होती हैं। अब उनके बारे में हम इक्वेशंस की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, दैट इज़ केमिकल इक्वेशंस। अब एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी देखी, आप पिक्चर भी देख लीजिए अच्छे से। तो ये एक्टिविटी क्या दिखा रही है, it can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. तो मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन तो होता ही है एयर में, एयर की प्रेजेंस में हमने बर्न किया, यानी ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर की फॉर्म में। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग. It can be represented in a short form. The simplest way to do this to write in the form of a word equation. अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक में आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो अभी तक आपकी नॉलेज के हिसाब से आप इसको रिएक्शन के फॉर्म में कुछ इस तरह लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया मैग्नीशियम को, आपने पूरा मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट बना है, इसको आपने ऐसे लिख दिया। बट हम इसको और भी अच्छे से कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास ये थोड़ा समझाने का पोर्शन है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपने छोटी छोटी क्लासों में अपने पढ़ा होगा। मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg। Mg में हमने ऐड किया ऑक्सीजन O2, ठीक है। ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन मतलब दो O मिलके हमेशा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे O2। अब इससे हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये कैसे बना है, इसके बारे में हम अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, पर पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक केमिकल इक्वेशन, ये पूरी एक क्या है, केमिकल इक्वेशन। और ये जो RLHS में हमारे पास है, ये है हमारे रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ और भी चीज़ें होती तो हम उसको प्लस करके लिख लेते। यहाँ पे प्लस करके हमने कुछ, जैसे हमने इसमें ऐड कर दिया कोई और एलिमेंट, लाइक H2 भी ऐड करा था हमने, अगर ऐसा कुछ और होता तो हम उसको प्लस करके लिख देते। बेसिकली मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे तो H2 नहीं है। और ये जो एरो, हम इसे कैसे दिखाते हैं कि जैसे रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। एरो करके हम यहाँ दिखाएंगे प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। और इस इक्वेशन में हमारे पास प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम यूजुअली साइंस में वर्ड के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हम उनके सिंबल्स को यूज़ करके तब केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं। ओके, वापस आ जाते हैं, थोड़ा बहुत घूम के आ जाना चाहिए। तो हम वापस आ गए हैं यहाँ पे। यही सब जो मैंने भी आपको समझाया है वो यहाँ पे थ्योरी फॉर्म में लिखा है। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो placed between them. The reactants are written on the left hand side. मैंने आपको बताया यहाँ reactants left hand side पे लिखे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ऐसे ही हमारी इक्वेशन में लिखते हैं। Similarly products are written on the right hand side, RHS with a plus sign between them.
अब जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको हम प्लस प्लस करके लिख सकते हैं ऐसे ही रिएक्टेंट्स में। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। अब जो हमने एरो बनाया वो कहाँ से चलता हुआ घूमता हुआ कहाँ जा रहा है, वो सीधा रिएक्टेंट से चलता हुआ पॉइंट कर रहा है प्रोडक्ट्स की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखे कैसे। तो इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे इन्होंने वर्ड इक्वेशन दिखा दी। अब इन्होंने बताया है कि एक्चुअल में हम साइंस में केमिस्ट्री में ये लिखते कैसे हैं। इज़ देयर एनी शॉर्टर वे? येस, वी आर हैविंग अ शॉर्टर वे. Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as. जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जो हमने अभी वर्ड इक्वेशन पढ़ी है उसको अगर हम सही फॉर्म में मतलब सिम्बल्स के फॉर्म में जो हम करते हैं उसमें लिखेंगे तो Mg+O2 गिव्स MgO, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. Count and compare the number of atoms on LHS and RHS. Is the number of atoms on each same? अच्छा, ये अब हमें क्या कह रहे हैं कि अब अच्छा तुमने लिख तो दी केमिकल इक्वेशन, बट क्या है दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब हम क्या पढ़ते हैं ना बच्चा, जैसे कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट साइड पे जितने एलिमेंट्स हैं उतने हमें प्रोडक्ट साइड पे मिलने चाहिए और जितने नंबर्स में हैं उतने ही नंबर्स में मिलने चाहिए. इसके लिए हमारा नेक्स्ट और वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हायर क्लासेस के लिए भी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. कि मतलब कोई कि इसका एक लॉ है क्या साइंस में जिसके बारे में आप सबको शायद पता हो, वो है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, मास और एनर्जी वट एवर यू कैन से. तो ये इन्होंने फर्स्ट लाइन में दे रखा है, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. So as I have said to you that mass can neither be created nor destroyed. मतलब एक बार जो हमारे पास चीज़ है वो उस पूरी केमिकल इक्वेशन में मतलब केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि हमने हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया और भैया मैग्नीशियम तो कहीं चला गया, थोड़ा सा हमारे पास तो थोड़ा सा ही बचा है. पाउडर जो फॉर्म में ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला उसमें से तो मैग्नीशियम कहीं जा चुका है, ऐसा नहीं होता. जो हमारे पास रिएक्शन हो रही हैं तो अगर वो कोई क्लोज्ड एनवायरनमेंट में है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे कोई गैस फॉर्म नहीं है, तो वो हमारे पास प्रिजर्व है और जितना हम रिएक्ट कराएंगे उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट भी बनेगा. ये आप देखेंगे आगे बैलेंस करते हुए. स्टेप्स भी यही है, इसी चीज़ को दिमाग में रख के चलना है कि जो इतने हमारे पास रिएक्टेंट में चीज़ें हैं उतने हमें प्रोडक्ट में भी दिखनी चाहिए. दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. In other words, the number of atoms of each element. It's a very important line, mark it down or whatever you can. It's very important for you guys. So what is it saying? The number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. ठीक है, इसको बिठा लो. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बिफोर मतलब जो वो एरो लगाया ना हमने एरो, उसके LHS में भी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमें केमिकल इक्वेशंस के हर एटम्स हर एलिमेंट का हर एटम बैलेंस चाहिए. मतलब अगर 2 इधर हैं तो 2 ही उसके उधर भी चाहिए, 4 इधर हैं तो 4 उधर भी चाहिए. इसको हम आगे देखते हैं अच्छे से. अब हमने एक एक्टिविटी करी. एक्टिविटी 1.3 में आप सबको रिकॉल करो कि हमने जिंक ग्रैनुल्स लिए, सल्फ्यूरिक एसिड डाला उसमें, फिर उसमें को कुछ H2 गैस निकल रही थी. ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में हमने की थी ना. तो उस एक्टिविटी को लेके अब इन्होंने हमें रिएक्शंस दिखाई हैं. क्या रिएक्शंस दिखाई हैं कि हमने जिंक ग्रैनुल्स लिए तो जिंक लिख दिया, फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला हमने सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारे क्या हो गए रिएक्टेंट्स हो गए. अभी कोई प्रोडक्ट नहीं बना, ये रिएक्टेंट है. फिर एरो डाला,
फिर हम प्रोडक्ट्स कैसे लिख रहे हैं कि जिंक सल्फेट। अब जो वहाँ पे जिंक ग्रैनुल्स और हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड है वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट। वो सॉलिड फॉर्म में होगा, वो आपको उसी कॉनिकल फ्लास्क में मिलेगा। और हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में ऊपर इवेपोरेट, मतलब ऊपर उड़ती हुई सी मिलेगी, मतलब क्योंकि फ्लास्क तो बंद है तो वो ऊपर ऊपर होगी, क्योंकि वो गैस की फॉर्म में है तो वो ऊपर आ जाएगी। अब इन्होंने ये जो अबव वर्ड इक्वेशन लिखी है, अब सबसे पहले तो हमें इसे सिंबल फॉर्म में लिखना है। तो जिंक के लिए जैसे हमने बताया, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, Zn इज़ द सिंबल। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्चुअली, अभी मैंने आपको बताया भी था। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे HCl दिया होता, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया होता, तो हम लिखते हैं HCl। तो ये क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट, ZnSO4। अब ये चीज़ कैसे लिखी है ये मैं आपको बताऊंगी। ये क्या होता है, वैलेंसी के थ्रू ये सब लिखा जाता है, ठीक है बच्चा। जैसे Zn की वैलेंसी होती है 2, ओके। SO4 सल्फेट, इसकी वैलेंसी होती है 2। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, Zn2SO4 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया ZnSO4। अब सल्फेट के लिए SO4 है, Zn जिंक के लिए है, ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा। और बाकी कंपाउंड्स बनाना भी वैलेंसी से सीखते हैं हम। और हाइड्रोजन के लिए H2 आता है, जैसे ऑक्सीजन के लिए O2 आता है, तो ये भी आपको याद करना है। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। अभी क्या कह रहे हैं, हमने लिख दी, हमने केमिकल इक्वेशन तैयार कर दिए सिंबल्स के साथ। Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 एंड H2। तो इन्होंने अब नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर करे हैं दोनों साइड। Zn, अब हमारे पास सबसे पहला आ गया है Zn। Zn के हमारे पास कितने हैं, Zn के हमारे पास 1 है। मैं इसको थोड़ा Zn के हमारे पास 1 है। और H आपको यहाँ पे दिख रहा है, H के पास कितने हैं, यहाँ पे 2, ठीक है। ये 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 2। अब हमारे पास सल्फ़र लिखेंगे अलग से। सल्फ़र ये रहा, सल्फ़र के ना इधर कुछ है ना यहाँ पे कुछ है, तो ये 1 आ गया। और इधर भी सेम ही है, ना यहाँ पे कुछ है स्टार्टिंग में, ना इसके साथ यहाँ पे कुछ है, 1 आ गया। ऑक्सीजन के साथ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 आ गया। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 आ गया, ठीक है। ऐसे होता है ये। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। अब ये क्या कह रहे हैं कि दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में हमारे पास एलिमेंट्स सेम है। तो ये क्या है, ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन दी है इन्होंने, इसका मतलब ये क्या है, ये इक्वेशन है बैलेंस्ड, ऑलरेडी इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये बैलेंस्ड है, दोनों तरफ जो एलिमेंट्स एटम्स हैं वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इन्होंने एक नई इक्वेशन हमारे पास दी है, एज लेट अस ट्राई टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब इन्होंने हमें थोड़ी सी अच्छी सी इक्वेशन दी है बैलेंस करने के लिए, जिसे हम अच्छे से करेंगे भी। तो ये जो इक्वेशन है आप सब नोट कर लीजिए, ये हम आगे करने वाले हैं। इसका स्टेप 1 क्या है, स्टेप वाइज हम देखेंगे कि हम एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि आप जितने भी एलिमेंट, जितने भी कंपाउंड्स हैं, मतलब प्लस के अलावा जितने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक बॉक्स, एक डब्बे में बंद कर लो। ये स्टार्टिंग में होता है, आगे आगे आपको बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे लिखा है और ये एक प्रोसीजर है, तो अभी आप छोटे बच्चे हो, ज़रा थोड़ा सीख लो, फिर आपको बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉक्स बना लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में। स्टेप 2 क्या है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे अभी हमने यहाँ पे ऊपर किया, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स LHS और RHS में कितने कितने दे रखे हैं। आई होप आपको ये निकालना आता हो।
आपको ये पता हो कि जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये अगर यहाँ पे जो दे रखा होता है वो इस एलिमेंट के लिए होता है, अगर यहाँ पे 2 दे रखा होता तो Fe3 के लिए भी वो क्या हो जाता, 3 × 2। समझ रहे हो आपको? इसलिए इसका ध्यान रखो कि जैसे अगर यहाँ पे 2 दे रखा है, 2Fe, तो वो यहाँ पे हम क्या लिख देते, फिर 1 की जगह हम लिख देते 2, क्योंकि अभी यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो हमने 1 लिखा हुआ है। H2 है यहाँ पे तो इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के कुछ नहीं है, ना यहाँ कुछ है, ना इसके साथ कुछ है, तो ये भी 1 है। पर अगर यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे 2 दे रखा है, अब यहाँ पे Fe3O4 को देखो, Fe के साथ क्या है, 3 है, मतलब 3 Fe हैं, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। O ऑक्सीजन के साथ कितने हैं, 4 हैं, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। और H2 हमें दिख ही रहा है 2 है, 2 लिख दिया। बट मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि अगर ऐसे ऐसे लिखा होता Fe3O4, वेरी इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों को नहीं पता है, अगर ऐसे लिखा होता तो हम कैसे कैसे लिखते हैं, मतलब यहाँ पे क्या लिखते और यहाँ पे क्या लिखते, Fe के लिए और O के लिए क्या लिखते। Fe के लिए हम लिखते फिर नंबर ऑफ एटम्स 3 × 2, ये जो 3 है और ये जो 2 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे Fe के लिए आ जाते 6, ठीक है। और ये जो 4 है और ये जो 2 है, क्योंकि ये पूरे के लिए है, अब आप समझे बॉक्स का मतलब, ये पूरे के लिए है, तो ये 2 और 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते, 2 × 4, ये आ जाते 8, ठीक है। ऐसे करेंगे, आगे भी एग्जाम्पल्स आएंगे उनमें देखेंगे। अब ये थर्ड स्टेप में हमसे क्या कह रहे हैं कि हमें बैलेंस करना कैसे स्टार्ट करना है। अब एक चीज़ इसमें देखी है आपने कि ये बैलेंस तो है नहीं इक्वेशन, यहाँ पे Fe के 1 है, इधर 3 है, H के 2 हैं, इधर 2 है, H तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन के 1 है और 4 हैं, तो इनको हम बैलेंस कैसे करेंगे। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग, अब इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको बैलेंसिंग के टाइम याद रखना है कि इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। क्या कह रहे हैं ये हमसे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करता हो हमेशा पहले उसे बैलेंस करो, मतलब इसका मतलब, ठीक है। तो अब हमें यहाँ दे रखा है जो सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसके 1 है, Fe के हमारे पास 1 है, इसके 2 है और इसके 1 है, और इसमें Fe के 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ क्या दिख रहे हैं नंबर 4, जो कि किसका है, ऑक्सीजन का। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, वो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है और इधर रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 4 करेंगे, कहाँ पे इन्होंने यहाँ लिखा है 1 × इन्होंने 4 करके यहाँ दिखाया है रिएक्टेंट साइड में, कहाँ पे रिएक्टेंट, क्योंकि हमारे पास 4 यहाँ पे थे, अब 4 का तो हम 1 नहीं बनाएंगे, 1 को 4 बनाएंगे, तो उसके लिए हमने इनसे क्या करें, 2 बैलेंस इन्होंने लिखा है, 2 बैलेंस करने के लिए हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आगे क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए, वो क्या कि अब आपने यहाँ पे देखा ऑक्सीजन को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी ये जो H2O है हमारे पास, इसमें आपको ऑक्सीजन को 4 बनाना है, तो 4 आप ऐसे नहीं लगा दोगे कि H2 और O के आगे ऐसे यहाँ 4 लगा दिया, दिस इज़ रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। और ना ही आप इसको ऐसे करोगे कि H2O ऐसे कर दिया, अगेन इट्स रॉन्ग। बेस्ट वे क्या है, बेस्ट क्या है, ओनली राइट वे यही है, जैसे ये H2 लिखा है, H2O लिखा है, अगर इसे ऑक्सीजन को हमें अभी ये 1 है, इसको 4 बनाना है, तो हम इसके आगे यहाँ पे 4 लगा देंगे, 4 लगा दिया, फिर यहाँ पे ये दिख रही है इक्वेशन,
यहाँ इन्होंने इस बॉक्स के आगे 4 लगा दिया। अब इससे न्यू चेंजेस क्या आ रहे हैं कि ये जो H2O है, अब हमारे पास ये भी 4 इंटू 2 8 हो गए हैं। हाइड्रोजन क्या हो गए हैं? हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो गए हैं। दोबारा से लिखा हमने, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 8 हैं। और प्रोडक्ट्स में कितने हैं? 2। अब 8 और यहाँ पे 2, तो हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर यहाँ पे चेंजेस आपको दिख रहे हैं, ये चेंज ये कर चुके थे पहले, अब ये करा है हमने। अब आगे देखते हैं। आगे अब हम क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। अब हमारे पास बचा है Fe को देख लेते हैं क्या है। एग्जामिन द अबव सिचुएशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस, दैट इज Fe। तो इनिशियल Fe में कितने थे? 1, और यहाँ पे कितने हैं? 3। तो हमने 1 को क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। टू इक्वलाइज Fe वी हैव 3 एटम्स ऑफ Fe ऑन द LHS। तो यहाँ पे हमने 3 से क्या किया? हमने इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अब हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। इसे चेक कर सकते हो आप, दोबारा से टेबल बनाओ, चेक करो। Fe इधर भी 3 है और यहाँ भी 3 है, डन। ऑक्सीजन इधर 8 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, और इधर भी क्या है? 4 है, ये भी हो गया। हाइड्रोजन इधर ये आपको दिख रहे हैं 8 है, 4 इंटू 2 8, और इधर 4 इंटू 2 8। तो अब हमारी ये क्वेश्चन बैलेंस है, ये उन्होंने आगे दे रखा है। और अब ये रही हमारी बैलेंस इक्वेशन, 3Fe + 4H2 gives Fe3O4 + 4H2। द मैथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मैथड। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है कि ये जो मैथड है इसको हम क्या बोलेंगे? हिट एंड ट्रायल। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी किसी को चेंज करने की वजह से जब आप और एग्जांपल्स करेंगे तो दूसरे में भी अनयूजुअल चेंज आ जाते हैं, तो हमें किसी को किसी से पहले बैलेंस करना पड़ता है। ये आपको एग्जांपल करते करते पता चलेगा। तो इसलिए इसे हिट एंड ट्रायल बोलते हैं कि मतलब कुछ भी इसमें फिक्स्ड नहीं है। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब फिजिकल स्टेट्स यहाँ पे क्या है? जैसे अभी यहाँ पे हमने ऊपर इक्वेशन रिएक्शंस भी पढ़ी थी एक्टिविटीज़ में। यहाँ पे ये Fe आयरन किस में दिया हुआ है? S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, और G फॉर हमारे पास आता है गैस। ये सिंबल्स आपको याद करने हैं। जब भी कोई चीज़ गैस में है, सॉलिड में है, जिस भी फॉर्म में है, तो उसके आगे आप उसकी स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें भी दी हुई है। इन रिएक्शंस में CO जो है गैस में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी गैस में। यहाँ पे CH3OH क्या बन रहा है? L मतलब लिक्विड। ये रिएक्शन देंगे। ये रिएक्शन किसकी रिएक्शन है? ये हमारे पास है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में, यानी मतलब वो लिक्विड में मिले हुए हैं, H2O लिक्विड में, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ये ग्लूकोज बन रहा है एक्वस फॉर्म में। मतलब AQ मतलब एक्वस, यानी कोई चीज़ सॉल्यूशन के फॉर्म में है, यानी लिक्विड में मिली हुई है। CO2 एक्वस में है और ये लिक्विड की फॉर्म में है। तो ये हम स्टेप्स फॉलो करके बैलेंस कर सकते हैं और स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के करेंगे। और अब हमारे पास जो ये नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखने के लिए इसका सेकंड पार्ट भी देखिए और रिएक्शंस को समझिए, और फिर हम अपने लास्ट पार्ट को भी उसी में कंक्लूड करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।
होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच। और आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, मैंने कुछ कमेंट्स पिन करे हैं आपके लिए, वहाँ पे जाके उन्हें बताइए और मोटिवेट करिए अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो। थैंक यू वेरी मच।